नमस्कार। आखिर वो तारीख नीतीश कुमार ले ही आए जिसका इंतजार विपक्ष का हर चेहरा और हर नेता कर रहा था, लेकिन उसकी चुनौतियों का सामना करना कोई पहले चाहता नहीं था। 2024 के चुनाव में विपक्ष की क्या तस्वीर होगी, ये आज यानी कि 23 जून की बैठक से साफ हो जाएगी। बिना इस सवाल में पड़े कि अगर इन 15 दलों का गठबंधन हो जाता है और ये हर बाधा पार करके चुनाव साथ में लड़ लेते हैं, तो क्या 2024 में मोदी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे? सबसे पहले बात होनी चाहिए इस बहुप्रतीक्षित बैठक की और उस स्क्रिप्ट की जिसे नीतीश कुमार ने लिखा भी और उसे पर्दे पर हूबहू उतारा भी। तो सवाल उठता है कि इन सभी दलों को साथ लाने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया कि सब मान गए और सब के सब एक मेज पर बैठने के लिए राजी भी हो गए, खासकर तब जब इनमें से कई दल अपने अपने राज्यों में एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हैं। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि अगर ये काम नीतीश कुमार करते नहीं तो करता कौन? तो इसका जवाब है शायद विपक्ष का कोई भी नेता नहीं, क्योंकि कांग्रेस सबकी आंख में खटकती है, अखिलेश का वो कद है नहीं, शरद पवार एक तरह से राजनीतिक तौर पर शिथिल हो चुके हैं, ममता से भी कई दलों की बनती नहीं है। खैर, अब बैठक तो हो ही रही है, लेकिन मूल सवाल ये है कि अगर गठबंधन हो भी जाता है तो इस गठबंधन की गांठ कहां कहां फंस जाएगी और वो कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से गठबंधन को जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच लाना एक बड़ी चुनौती होगा। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताते हैं। देखिए, पटना में 15 से ज्यादा दल इकट्ठा हुए हैं और उनमें कई मुख्यमंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री और कई ऐसे मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी शामिल हैं। उद्देश्य भी सबका एक ही है, मोदी को सत्ता की कुर्सी से नीचे लाने का। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जिस गिरेबान में झांकने की सलाह मायावती ने एक दिन पहले दी है, उस गिरेबान में अगर मैं दूर से झांकूं तो दिखता है कि हर दल का अपना दिल है और उस दिल में दिल्ली की मजबूत ख्वाहिश भी पाली हुई है, लेकिन अपने राजनीतिक जमीन को बेचकर नहीं, दूसरे की जमीन को हथिया कर। बस यही वो वजह है जो इस गठबंधन की गांठ को कमजोर करने का काम करने वाली है या कमजोर कर सकती है। क्योंकि केजरीवाल अलग कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश पर इस बैठक में चर्चा नहीं हुई और कांग्रेस ने इस पर साथ नहीं दिया तो वो गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि बैठक में पहुंचे जरूर हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल में ममता को ही घेर रहे हैं। बंगाल में जिस तरह से हिंसा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उन्हें मारा पीटा गया और जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस के बीच में एक तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है या युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, वो विपक्षी एकता की कवायद के बीच बहुत ज्यादा अच्छे संकेत नहीं है। वो भी तब जब ममता बनर्जी कांग्रेस के जले पर नमक पहले ही छिड़क चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बंगाल में बीजेपी की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक तरफ ममता ने कांग्रेस से यह भी कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि सदन में मैं आपका समर्थन करूं तो हम बीजेपी के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बंगाल में हमसे ये उम्मीद मत रखिएगा। ममता के इस बयान से एक बात तो समझ में आती है कि 2024 के लिए कांग्रेस से ममता का समझौता तो हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ दिल खोलकर नहीं जाने वाली। बैठक में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हो रही हैं। इनका बंगाल और केरल में ठीक ठाक प्रभाव है और यह भी सच है कि कांग्रेस से वाम दलों का भी 36 का आंकड़ा है। लेफ्ट अभी केरल में सरकार चला रही है। दोस्तों, कांग्रेस की जो स्थिति बंगाल में टीएमसी के साथ है, कमोबेश वही स्थिति वाम दलों के साथ, लेफ्ट सरकार के साथ केरल में भी है। ऐसे में इस बैठक में कांग्रेस की बातों से वाम दल कितना सहमत होंगे ये भी देखना होगा और कांग्रेस आने वाले चुनावों में उन्हें कितना स्पेस देगी ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, क्योंकि भले ही कई राज्यों में कांग्रेस कमजोर हो, लेकिन सच तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर वही एक दल है जो सबसे बड़ा है और कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं। वहीं राज्यों के क्षेत्रों का भी अपना एक अलग फॉर्मूला है, उनका जातिगत समीकरण, उनका जो क्षेत्रीय पहचान है वो एक अलग धड़ा है, वो उनका एक अलग तर्क है। सीटों के लिहाज से बात करें तो लोकसभा की 208 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस का होता है।
वहां भी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। वो इन 208 सीटों में से सिर्फ 16 सीटों पर ही जीत पाई थी। वहीं एक आंकड़ा ये भी बताता है कि कांग्रेस के अलावा दूसरे क्षेत्रीय दलों को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा की 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस से नहीं है, किसी क्षेत्रीय पार्टी से ही होगा। ऐसे में विपक्ष एकजुट तो हो सकता है, लेकिन वोटों के लिहाज से, सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिहाज से ये कितना मुफीद होगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या ये जो गठबंधन है, ये जो बड़े बड़े नेताओं का गठबंधन है, वो क्या जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच भी हो पाएगा क्या? और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? दोस्तों, इस पूरी विपक्षी एकता की कवायद में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस गठबंधन में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। पहले तो राहुल गांधी ही पार्टी की तरफ से पीएम उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन अब राहुल की संसद सदस्यता जाने के बाद से समीकरण बदल गए हैं। पार्टी के सामने बड़ा सवाल खड़ा है, आखिर राहुल के अलावा किसे पीएम फेस प्रोजेक्ट किया जा सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल विपक्ष के सामने यह है कि चेहरा किसे बनाया जाए। ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि अगर इस मुद्दे पर कांग्रेस जरा सा भी डिफेंसिव हुई तो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बार्गेनिंग पावर जो है, उनकी जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर है, वो बढ़ जाएगी। बहरहाल बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये डगर कठिन तब और हो जाती है जब बीजेपी ने अपने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वाले ब्रह्मास्त्र चलाने पहले से ही शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी जांच के घेरे में हैं। केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में सीबीआई उनकी जांच कर रही है। अभिषेक बनर्जी को अलग से सम्मन भेजे जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे पर भी जांच चल रही है। देखना होगा कि अगर ये नेता भाजपा से बचते बचाते किसी तरह से गठबंधन की गांठों को खोलने में कामयाब हो भी गए तो क्या मोदी को सत्ता की कुर्सी से नीचे उतार पाएंगे? बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या समझते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक बड़ी आसानी से और सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।